वो स्टेटमेंट भी इंटीरियर मिनिस्टर का सुनवा दूं, सुनवाइएगा मोहसिन नकवी का वो बयान क्या है आज वो लाहौर वाला। इससे पहले भी जो 2-4 वाक़यात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। ये 20 अफराद पहले हो चुके हैं, इन्होंने 2-4 बड़ा लिहाज करके इंडिया का 20 अफराद की उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूव किया है कि 20 अफराद इंडिया पाकिस्तान में आके उनको कत्ल कर चुका है, टारगेट किलिंग। ये 21वां कत्ल है। अच्छा, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आज उसको हमने 6 जजेस के साथ जो कुछ हुआ था, जो उनकी प्राइवेसी इन्वेड हुई थी और उन्होंने ये शिकायत की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हमारे फैसलों को जो है वो बदलने की कोशिश हो रही है, हमें ब्लैकमेल करके, जो एक ख़त उन्होंने लिखा था। इसके ऊपर आज हमने इजलास को रिक्वेजिशन करवाई थी। हुआ ये कि कच्चे के डाकू ने एक पक्के के डाकुओं की बेटी को विदाउट इलेक्शन जो है वो बनवा दिया, MNA बनवा दिया। वहाँ पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। आज वो ओथ उठाने के लिए आए, आप ओथ उठाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आसफा का ओथ हो जाने देते, प्रोटेस्ट करके बाकी इजलास में कार्रवाई चलने देते। अपने उसके ऊपर नहीं थोड़ा सा तो एक नहीं देखिए ऐसे फिर आपको अपने इलाके में थोड़ा सा नहीं इस तरह नहीं, इस तरह ना ये देखिए मलिक साहब, मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं करने वाली। आप यूं करें कि इनसे बात नहीं, कोई गाली नहीं देता, कोई गाली नहीं देता, चोर कोई नहीं है, कोई डाकू कोई नहीं है। मैंने बड़ी तमीज से तहजीब से बात की है। आप कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये जुबान आसफा का ओथ हो जाने देते, आप अपना एहतजाज रजिस्टर करवाते हो, बहस हो जाती है। हम अपने डेस्क के ऊपर खड़े हैं, अपने अपनी कुर्सियों के ऊपर खड़े हैं, हमारा हक है, हमारा इन्हीं हक है कि हम एहतजाज करें, वहां पे हम एहतजाज करें। अब अगर PMLN इतनी कमजोर है, और है फॉर्म 47 की ना, क्योंकि आई धांधली के जरिए अभी तक इनके लिए रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, ये इतनी कमजोर है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दरबान आके पीछे जो है आपके डेस्क बजाते हैं और आप खानदान गुलामा हो और आप जो है आपकी तीसरी नस्ल भी आपके सर के ऊपर जो है वो मुसलत हो जाए, आप बजाए उनके लिए डेस्क, लेकिन आपको वो पल्लू से बांध के अपने साथ ले गए, पल्लू से बांध के आपको ले गए। अगर आप में जरा से भी हो ना कि हम जमहूरी हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत वॉकआउट करके चली जाए। हुकूमत वॉकआउट करके चली गई, वहां पे अपोजिशन मौजूद है, हम अपोजिशन थे, हम वहां पे मौजूद है। पहला आसानी से उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने, भाई आपके इत्तेहादी आपके साथ शरीक हैं, वो आपके साथ हुकूमत में, आप भी उनके साथ पीछे बैठ के चले गए। दूसरी बात, आपने कहा है ना कि हमें सियासी पार्टियों को अपने कौमी रवैये चेंज करने चाहिए। अगर आपने कौमी रवैया चेंज करना था, आप बन गए। मैं कहती हूँ मलिक साहब, किसी भी तरीके से इनको कुर्सी मिल गई ना कुर्सी, उसके बाद आपने अपने कौमी रवैये चेंज करने हैं ना। सबसे पहले मुझे बता दें कि सेनेट का आपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चांद रात से, यानी एक दिन आपने ईद से पहले सुबह 9 बजे इजलास बुला लिया। आपने KPK की जैसे एक पूरी की पूरी फेडरेशन में से एक सूबे को आपने नुमाइंदगी नहीं दी, वहां के सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, आपने आके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का जो है वो इलेक्शन कराया, और उसके बाद आप हमेशा जब भी इनकी हुकूमत आती है फेडरेशन को तोड़ने की बात करते हैं। क्या आपको यह अच्छा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां पे KPK में हुकूमत है, KPK हुकूमत का सेनेटर का हिस्सा ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता, हम हार जाते हैं ना, तादाद तो आपकी ज्यादा है, आप इकट्ठे मिलकर वो करते हैं ना। दूसरा, सेनेटर एजाज चौधरी साहब है, मुझे तो उम्मीद थी ना कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब जब आप उसको माइनस कर देते हैं, हर दफा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दे, वो अपना वोट डाल लेते हैं ना। हम तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 19 थे, बंद तो फिर भी आपने जाना था, लेकिन आपका रवैये का पता चलता है कि आपका कितना जमहूरी रवैया है, गैर जमहूरी रवैया। दूसरा सेनेट वाली बात पूछ लें इनसे, फिर नहीं सेनेट के बाद क्लियर बात है। सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन हुआ, हमारी सीटें तो अभी तक नहीं दी गई थी ना। जब हमने कहा कि हमारे टेक्नोक्रेट की सीट है, हमारी इसकी सीटें हैं, क्या उसको कहते हैं, खवातीन की सीटें, तब तो इन्होंने फौरन यहाँ पे जो है वो इजलास भी बुला दिया, और यहाँ पे जी वज़ीर आज़म का भी वो हो गया, स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का हो गया। हमारा रवैया देखिए, हम इतने जमहूरी हैं क्योंकि हम बाकी फॉर्म 45 की जो है वो पैदावार अवाम के मैंडेट हैं कि हमने फिर भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के, वज़ीर आज़म के, सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया। आप अपने रवैयों के ऊपर गौर करें। दूसरा इनके इंटीरियर मिनिस्टर है, अभी आता हूं उसकी तरफ, नहीं एक सेकंड, इनके इंटीरियर सेनेट वाला जवाब ले लें फिर उस पे आते हैं। मैं सिर्फ ये चीफ विप है मेरा ख्याल है अपनी पार्टी के, ये इंटीरियर मिनिस्टर है। क्या ये अपने इंटीरियर मिनिस्टर को ईवान में खड़े होकर उनसे पूछ सकते हैं कि दूसरी जो है वो इसके इंडियन जो है वो मिनिस्टर्स या किसी और उनकी एजेंसी या टीवी टॉक शो पे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को मार देते हैं, 20 से ज्यादा लोग वो आके कार्रवाई कर गए,
सिर्फ आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक किसान के खवातीन के ऊपर जो है वो आप वो कर देते हैं, FIR करवा देते हैं, चार दीवारी को पामाल करवा देते हैं। इस तरह गोल गोल जवाब देने से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बता रहे थे कि सरताज गुल ने पेट्रोल पंप कैसे बनाना है, नाम ले लेकर आपने कन्विक्शन की कि फलाने बंदे ने जो है वो पब्लिक को जो है वो किया। जवाब ले ले, ये गोल गोल जवाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि आप वहां पे KPK की असेंबली में जिन नए MPs को नोटिफिकेशन हुए हैं उनसे हलफ लें। स्पीकर KPK असेंबली ने वो हलफ लेने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चूंकि आप नए MPs का हलफ नहीं ले रहे इसलिए वहां पे सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता, पहले आप ओथ लें। उन्होंने वादा किया कि सुबह 9 बजे हम ओथ लेंगे, अगर 9 बजे वो हलफ लेते तो वो इलेक्शन वहां पे हो जाता। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था, गवर्नमेंट ने वो इलेक्शन ना रोका और ना ये इलेक्शन दूसरा है जो गवर्नमेंट के बस में है। तीसरी बात ये, यही बात जो मैं भी कर रहा था, इन्होंने 100% वही किया जो मैं आपको कह रहा हूँ, रवैयों की मैंने आपसे बात की है। बात यह है कि इन्हें जनाब बहुत पसंद नहीं है लफ्ज़ ख़ानदान गुलामा और हाथ बांध के पीछे खड़े होना। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी गुलाम हैं जो असेंबली में बैठे हैं? एक शख्स जेल में बैठ के फैसले कर रहा है। उमर अयूब साहब कौन है? मेरे वो भाई हैं, दोस्त हैं। ये छठी जमात है उनकी जो उन्होंने तब्दील की है। हमारे वो मिनिस्टर थे, पता है आपको, हमारा बजट उन्होंने पेश किया नून लीग का। नून लीग के वो पावर मिनिस्टर थे, इससे पहले वो काफ लीग में थे। वो आज आपके अपोजिशन लीडर हैं। आप लोगों में कोई पता नहीं था जो अपोजिशन लीडर आता, आप लोग हाथ बांध के खड़े हैं उनके पीछे। गौर अली खान कौन साहब हैं जो आपके चेयरमैन बने हुए हैं? सारे गुलाम उनके पीछे हैं। वो हैं कौन किसी को पता ही नहीं है, ना कोई PTI था ना कुछ था। ये बातें करके अगर आप समझती हैं कि मुल्क की या सिस्टम की आपको खिदमत करेंगी प्रोग्रामों में या असेंबली में, प्लीज़ डू दैट, वी विल रिटेलिएट अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगी तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हम मुल्क की बात करें, मुल्क की खिदमत करें। पार्लिमान के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज बिठाएं, उसके अंदर बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। अपनी सियासत आप लड़ें, इनको चोर डाकू बोलें या आपको कुछ बोलें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान का फ्यूचर है वहाँ आप लोगों को रास्ता देने की ज़रूरत है। देखिए मलिक साहब, 2-3 बातें। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बहुत अहम है और हमने अगर इस बात पे खुश होना है कि चूँकि 2 मुल्कों की लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की अहमियत ने बहुत बढ़ना है। इट्सेल्फ पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट से इसलिए डिसएग्री करूँगी कि ये ठीक है कि टेक्निकल एक्सपर्ट आएंगे, वो जो उस सब्जेक्ट को समझेंगे, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो स्ट्रेटिजिक कोई वो हो, डेप्थ हो, उसको समझने के लिए आप बंदे ज़रूर हायर करें। हर कोई ब्रीफ केस उठा के आएगा, लेकिन गालियाँ सियासी लोगों को ही सुननी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड लोगों को ही सुननी पड़ती हैं। जब मुश्किल वक्त आते हैं तो वो जो लोग होते हैं वो अपने अपने सूटकेस लेके भाग जाते हैं, या तो कोई उनको लॉबी जो है वो ले लेती है या वो कहीं और जॉब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन उसी की होती है कि TTP से किसने बात करनी है, इंडिया के साथ जो है वो हमने अपने बॉर्डर्स के ऊपर किसने बात करनी है। अगर हमने पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल ईरानी डेलीगेशन की बात करते हैं, मैंने अपनी कॉलीग अटेंशन बार बार अपनी असम्बली के अंदर डाली हुई और मैं कहती हूँ कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर कॉलीग अटेंशन है मेरी कि उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आखिर क्यों इल्तवा का शिकार है और हमें पेनल्टी क्यों जो है वो पड़ने वाली है। अभी तक उसके ऊपर बात नहीं हो रही। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, उसमें कितने पाकिस्तान ने पानी के ऊपर एक्सपर्ट पैदा किए हैं, कितने लोग इसके अंदर शामिल थे, और उसके बाद आज तक पाकिस्तान ने अभी भी हमारा जो दरियाई रावी इसके ऊपर जो है वो शाहपुर कुंडी बैराज जो है वो डैम उसके ऊपर बन गया। पूरा हमारे जो रावी का दरिया का जो पानी है उसको उन्होंने खा लिया, डाइवर्ट कर दिया पंजाब के तरफ और जम्मू कश्मीर की तरफ। सूखा हुआ है, कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली, हमारी तरफ सिर्फ स्लज गंद और वो है हमारी तरफ रावी के ऊपर। अब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि उसके ऊपर कितनी देर हम लोगों ने वो बात उठानी है। इंडिया के साथ हमने कि वाटर टेररिज्म के ऊपर हमने कितनी देर जो है वो उसके ऊपर बात करनी। अब मसला ये कि पाकिस्तान के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। मसला ये कि सर्वे बहुत अजीब है। गैलप पाकिस्तान का सर्वे कहता है कि 73% पाकिस्तानी कारोबारी लोग जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर एतमाद ही नहीं करते हैं। ताजर हमारे कहते हैं कि 2024 जो सबसे मायूस कुन साल है पाकिस्तान का कारोबारी लोगों के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब की आप स्टेटमेंट देख लें, इसके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की वो जो आप वो स्टेटमेंट देख लें, वो ये कहते हैं कि शबर ज़ैदी की इवन आप देख ले, वो कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपने क्या लेकर आनी, आपके अपने लोग ही आपके ऊपर एतमाद नहीं करते। मेरा सिर्फ ये बात है
कि पॉलिटिकल लोगों ने लड़ाई तो बहुत कर ली, अपने हिस्से की गालियां और बोझ हम ही उठाते हैं, लेकिन इन द एंड मुल्क में हम ही रहते हैं। जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं हमें उनकी जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, उसके अंदर कोई एक्सपर्ट आएंगे, वो बैठेंगे, वो अपने वो देंगे, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होती है। अब अगर बैठेंगे आप लोग तो फॉर्मुलेट करेंगे ना, बैठेंगे नहीं तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, सिर्फ फॉर्मुलेट। आखिरी बात, इलेक्टेड गवर्नमेंट में हमने तो एक दूसरे को ताना मार लिया ना, मुझे आपने उमर अयूब का भी ताना मार लिया, आपने मुझे बैरिस्टर गौहर का भी ताना मार दिया, वो तो फिर इलेक्ट होकर आवाम की ताकत से आए। इनकी सफों में तो अब ऐसे सेनेटर हैं, ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो इनको खुद नहीं पता कि वो कहां से आए। कल को इनको एतबार है कि उनके हिस्से का बोझ ये उठा सकेंगे क्या? इनको पता कि वो इनके हिस्से के फैसले करेंगे? तो फिर अगर इस तरीके से हुकूमतें चलनी है ना, अगर आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो अभी पिछला पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फौरन मुद्दा डाल देते होते थे कि जरताज गुल पेट्रोल बम बनाने का तरीका कर रही है, मैंने एटीएम मशीन को तोड़ के लूट लिया, गाय की चोरी जो हो मैंने वो कर ली सिर्फ इससे कि मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, तो आई एम सॉरी 20 बंदे वजीर दिफा कह रहा है इंडिया का, बेशर्म हो गए कि हमने पाकिस्तान को अंदर मार दिए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैं 80% इनकी जो गुफ्तगू है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। वो जो मोहसिन नकवी के लिए वो आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं उसमें बात करता हूँ यार, आप 80% और 20% का तयन मुझे करने देना, आप क्यों कर रहे हैं? वैसे मोहसिन नकवी मतलब इनको तो उससे गुस्सा है, मेरे ख्याल में एज चीफ मिनिस्टर पंजाब ही डिड अ गुड जॉब। इनको उनसे दुश्मनी है कि उसने मुकदमे शर्मे एफआईआर है, उसने बहुत काटी जो गलत किया, साहब का जो बतौर केयर टेकर सीएम पंजाब का रोल था, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मतलब उसके पता चला कि शहबाज शरीफ कितना नकम्मा आदमी था, वो ज्यादा एक्टिव था। बतौर फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर हम जिम्मेदार हैं, वो हमारे मिनिस्टर हैं और हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप नजर रखेंगे कि सही काम करे वो? मैं कह रहा हूँ जी कि वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका काम पीएमएलएन की गवर्नमेंट का काम होगा। वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। करेक्शन करें, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द पीएमएलएन। देखिए पीएमएलएन को किसी भी वक्त कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी वक्त छोड़ भी सकता है, कहीं छोड़ के गए, पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, ये वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ नाउ ही इज पार्ट ऑफ द पीएमएलएन गवर्नमेंट एंड वी ओन हिज एक्शंस। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है, इंटीरियर मिनिस्टर बनने के बाद मैंने क्लियर कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से इत्तेफाक है। राणा साहब हमारे बड़े हैं, राणा साहब एक जबरी आदमी है, उनकी अपनी एक राय है, उसका बड़ा एहतराम है। हुकूमत का हिस्सा अब जरा संजीदा बात थोड़ी सी, इससे ज्यादा एक और संजीदा बात, राणा साहब ने एक बड़ी संजीदा बात की है, उन्होंने कहा वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। मैं जो कहा ना इनकी बात की सपोर्ट करता हूँ, वो क्या है देखें, 40 हमारी मलिक साहब स्टैंडिंग कमेटीज हैं असेंबली की। ये आपकी उस सवाल का भी जवाब है जो आपने कहा कि बहस क्यों नहीं करते। 3 कमेटीज में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक आपकी डिफेंस कमेटी है, एक आपकी इंटीरियर कमेटी है, एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी है। अब उस कमेटी, हर कमेटी में 20-20 मेंबर हैं और हर कमेटी में 20 जो मेंबर हैं उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, अपोजिशन भी गवर्नमेंट भी, ठीक है जी। वो बहुत पावरफुल कमेटीज़ हैं। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ ना कि बैठ के बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इन इशूज़ को हम उन कमेटीज़ में लेके आते हैं। आप आएँ, उसमें अपना रोल अदा करें, अपोजिशन आप राय दें और यकीन करें कि बड़ा अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। सऊदी अरब वो रिकमेंडेशंस दोबारा आती हैं। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मजहबी लिहाज से भी हमारे दिलों के बहुत करीब है। तो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड का कुछ 4-5 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। अगर हम अच्छे से अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें और सरमायाकारी आना शुरू हो जाए ना, तो आपको ये 1-2 अरब डॉलर के ज़खायर जो कहते हैं स्टेट बैंक में रखते हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मलिक साहब मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं, आप 4 आने की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ताजर और भाई ताजर तो सबसे ज़्यादा हमारे सपोर्टर हर दौर में रहे हैं। उन्हें पता है जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है उस वक्त कारोबार का पहिया भी चलता है, उस वक्त जब आपकी मैशत जो है वो भी बेहतर होती है। स्लोएस्ट ग्रोथ रेट जो है ना, पीडीएम का तोहफा है जो इस वक्त चल रहा है। मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम में शुरू में बताया है कि 5 दिन तो हुए हैं कि अभी पार्लियामान मुकम्मल हुई है। पीडीएम में आप नहीं थे, तो क्या हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है? पीडीएम में कौन था? शहबाज साहब ही थे ना। पीडीएम से पीछे कौन था? पीडीएम को बुरे लफ्जों में दिया गया था आपने, पीडीएम की गवर्नमेंट की शक्ल आपने क्या दी थी? जो आपकी थी वही थे ना, मतलब शहबाज साहब ही थे। वेंटिलेटर पे लगा के आप डॉक्टर को कहेंगे आप ये ना बचा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। यार खुदा का वास्ता है, उस बेचारे में से 80% जान वैसे निकली हुई है। क्या था उस वक्त हालत, आप मुझे बताइए मैशत की? वेंटिलेटर पे नहीं लगी हुई थी। आपने उसको बिगाड़ा था, हालात क्या थे? बिगाड़ा था कि सुधारा था आपने? सर हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया था डिफॉल्ट होने से। पता नहीं किस चीज से बचाया था, मुझे लगता है मुश्किलों में डज हमारी सियासत को लगी, मुल्क को नहीं लगने दी हमने। 100 रुपया 16 माह में आपने रुपया गिराया था आपकी हुकूमत ने। मैं आपको बता रहा हूँ 100 रुपया डॉलर के मुकाबले में 4 साल से तनज़्ज़ुली का अमल मुसलसल आ रहा है, उसको आप किस हद तक ब्रेक लगा सकते हैं? वो हमने पूरी कोशिश की। अब अगर मजीद मुल्क के अंदर बेहतरी ना आई, मुल्क के अंदर खुशहाली ना आई, तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। आप ही हैं। ये बात बड़ी 16 माह में भी है। आप थे, अभी भी आप हैं।
सर 16 माह की बात मैं आपको कर चुका हूँ ना, आप क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा रिपीट करूँ उसे? टाइम खत्म हो गया, फिर प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं एक लाइन कुछ कह सकती हैं, सिर्फ एक लाइन। ये ना ना कि फिर अभी इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इससे भी फिर ये मुकर कर रहे हो, क्योंकि ओएसडी मिनिस्टर इनके 2 साल की हुकूमत में थे, ये भी रिकॉर्ड है। 1 साल के बाद ये कहेंगे मोहसिन नकवी पीएमएलएन का हिस्सा नहीं था। Exactly. आज तो इन्होंने कहना हमारी और मैं इनको बता भी रही हूं कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हारून रशीद साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।